तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग एक चीज समझ लो कि साइंस में आपके 3 सेक्शन आपके पास है, जैसा कि आप सभी को पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी और केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन केवल और केवल फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से है। अब फिजिक्स में भी सभी चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल्स देखने को नहीं मिलती है, कुछ चुनिंदा चैप्टर्स है, जैसे अगर 4 या 5 चैप्टर आपका फिजिक्स, अगर आर इन्वायरमेंट को इंक्लूड करते हो तो 5 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे चैप्टर है जहां से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलती है। पहला चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा चैप्टर है बच्चों लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट से तो डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल आता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी हमेशा एक ना एक न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली यार कहां से, अब पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना आपको, न्यूमेरिकल में किस टॉपिक से आती है बच्चों, ये आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए ताकि हम उसके बेस को तैयार करके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीख सके। तो बात यहां पे आती है आपके पहले चैप्टर की, जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में यार मैंने आपके सामने एक प्रॉपर पाई चार्ट दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, चार्ट दिख रहा होगा, जहां पे बेसिकली मैंने 4 सेक्शन बनाए हुए हैं। ये वो 4 सेक्शन हैं जो बच्चों आपको बनाने हैं। इन्हीं 4 टॉपिक से आपकी न्यूमेरिकल सेक्शन आता है आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो प्रैक्टिस की बात हो और चाहे एग्जामिनेशन की बात हो। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का अगर न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो ओम्स लॉ आपका क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि जो आपका V है वो किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। ये बेसिक सी बात हम लोगों ने पढ़ा है। V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल होता है, I का मतलब क्या होता है, करंट, और R का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस। और अगर आप इसके ग्राफ की बात करते हो तो बच्चों आपको पता होगा ये वाला X एक्सिस होता है, ये वाला Y एक्सिस होता है, यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग करंट लेते हैं। तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन के निकल के आता है। आप सभी ने आई होप कि ये क्लियर किया होगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ में V = IR, ये एक बेसिक सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि इन दोनों फॉर्मूले का यूज करते हैं हम किस बेस पे न्यूमेरिकल आएगी, अगर आपकी ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल आई तो, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि ओम्स लॉ V = IR होता है। V आपका पोटेंशियल होता है, करंट की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी। अगर मैं आपसे बोलूं V का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब होता है आपका वर्क अपॉन में चार्ज। यानी कि आपको ये फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, वर्क अपॉन में चार्ज। ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं, 2 मैंने बताया कैसे कनेक्ट होते हैं, हम इसका भी यूज करेंगे। 3 फॉर्मूले अगर आप लोगों को आ गए ना समझ में, तो इन तीनों का यूज करके आप ओम्स लॉ पे बेस्ड सारी न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हो। तो ये एक टॉपिक था जो आपको एक क्लैरिटी देके चला गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों, वो है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। मतलब आपको बताना है रेजिस्टेंस जो आपका है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसको कैसे किया जाता है। तो अगर आप लोग टेक्निकली देखोगे तो रेजिस्टेंस के 2 कॉम्बिनेशन है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपका ये रेजिस्टेंस है, और बच्चों ये रेजिस्टेंस को हम लोग 2 तरीके से कंबाइन करते हैं। पहला क्या कंबाइन करते हैं हम लोग, सीरीज में, और दूसरा किस में कंबाइन करते हैं हम लोग, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं। क्लियर। अब सीरीज और पैरेलल की एक बहुत बेसिक सी बात आपको पता होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ चीजें सेम होती है, कुछ डिफरेंट होती है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है, क्या डिफरेंट होती है, ये आपको समझना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज बदलता है, यानी कि VS, जितने भी डिवाइसेस आप लोगों ने लगाए हुए हैं सबका क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज हो जाएगा डिफरेंट। लेकिन बच्चों यहां पे अगर मैं करंट की बात करूं ना, तो करंट के केस में क्या होता है, करंट होता है आपका सेम। क्लियर। तो ये एक बेसिक बात जो आपको पता होनी चाहिए सीरीज के केस में। लेकिन अगर आप लोग पैरेलल की बात करते हो तो पैरेलल में आपका करंट बच्चों बदल जाता है, यानी कि करंट क्या हो जाता है आपका, डिवाइड हो जाता है I2 I3 इस तरीके से। लेकिन आपका जो V है ना, V का मतलब पोटेंशियल, वो क्या रहता है आपका, सेम रहता है। आई होप कि ये क्लैरिटी हो गया होगा। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगाते हैं ना तो उसका फॉर्मूला बनता है
आर एस इज इक्वल टू द, मान लो 3 रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस में R2 प्लस में कितना हो जाएगा R3, ठीक है। तो ये बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में, अब आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे लेके जा सकते हो, लेकिन अगर आप पैरेलल की बात करते हो तो हम लिखते हैं 1 अपॉन RP इज इक्वल टू द 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3। आप एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप टेक्निकली देखोगे तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, आपका डिक्रीज हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हो ना रेजिस्टेंस को, तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सभी को डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों आपका डिक्रीज होगा और रेसिप्रोकल में आ जाता है। एक बात और बता देता हूं, आप लोग नोट करके लिख लेना, सीरीज का मतलब क्या होता है। अगर आप लोग सीरीज को डिफाइन करना चाहते हो तो सीरीज में आपको मिलेगा हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर आप पैरेलल में देखोगे तो आपको मिलेगा हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल कॉम्बिनेशन। ये बहुत बेसिक सी बात है, क्लियर। अब ये क्या है, अब ध्यान से समझो। अगर इस बात को मैं समझाना चाहूं तो कैसे समझोगे आप लोग, जैसे आप लोग ये एक रेजिस्टेंस लेते हो तो हमेशा एक दूसरा रेजिस्टेंस और ले लिया, मान लो मैंने ये, ठीक है, तो हमेशा ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला क्या होता है नेगेटिव। पहला टर्मिनल क्या होगा पॉजिटिव और पहला क्या होगा नेगेटिव। अब मान लो मैं इस टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर दूं और इस टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर दूं, इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, तो आप लोग देख पाओगे पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, हेड को हेड से और टेल को टेल से। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया आपका, ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यही आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ऐसे आप लोग देख सकते हो। लेकिन सीरीज की बात करूं तो जैसे ये आपका पहला रेजिस्टेंस है, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है। अब मान लो मैंने इन दोनों को यहां से कनेक्ट किया तो वही ये A है, ये B है, ये इसका टर्मिनल है C और ये किसका है D, ठीक है। अब यहां पे देखो मैंने लिख दिया A B C और D, यही तो है आपका, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे मतलब हमने हेड टू टेल पॉजिटिव टू नेगेटिव कॉम्बिनेशन किया, तो कौन सा बन जाएगा बच्चों, ये आपका सीरीज बन जाएगा। फिर दोबारा से रिमाइंड कर रहा हूं, यहाँ पे वोल्टेज रहेगा डिफरेंट लेकिन करंट क्या रहेगा बच्चों सेम। ये एक बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज रहेगा सेम लेकिन करंट क्या रहेगा बच्चों डिफरेंट रहेगा। ये एक बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और फॉर्मूले हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो ये वाला जो टॉपिक था आई होप कि रेजिस्टेंस वाला बन गया होगा, रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है, रेजिस्टेंस के ही केस में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस के केस में यहां करा देता हूं, एक फॉर्मूला होता है कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। यहीं से आप लोग कहते हो रेसिस्टिविटी जो निकल के आती है आपकी। हम किसकी बात कर रहे हैं, रेसिस्टिविटी की, ठीक है। अब रेसिस्टिविटी ध्यान से देखो, हमने कहा कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज करोगे ना रेजिस्टेंस बच्चों आपका इंक्रीज होता रहेगा। और अगर आप एरिया की बात करो तो वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप इन दोनों को कनेक्ट कर दो तो हम कह सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया रो L अपॉन में A। ये वाला जो फॉर्मूला है ये बच्चों रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है, क्लियर। यहाँ पे रो जो है ना वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को क्या बोला जाता है, रेसिस्टिविटी, क्लियर। आई होप कि ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं हम लोग पावर के ऊपर। अब करंट के केस में पावर आप सभी ने पढ़ा होगा। जर्नली जो पावर होता है ना, अगर आप देखोगे तो वो होता है रेट ऑफ वर्क डन। ये वाला फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। यस, आप लोग इसको क्या कहते हो, हम लोग कहते हैं इसको रेट ऑफ वर्क डन। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्यान से समझ लो बच्चों, ये क्या होता है आपका रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एक्सप्रेशन आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, क्या क्या एक्सप्रेशन है वो आपको यहाँ पे पढ़ के चल रहे हैं। अब देखो फटाफट से, अब पावर का एक बेसिक फॉर्मूला हमने क्या किया, पावर बराबर है वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है। इसका यूज करके हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं, हमें पता है V यानी कि वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। यहां से अगर मैं W की वैल्यू निकालना चाहूं तो V मल्टीप्लाई बाय Q हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो, यहां पे पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड से बात करता हूं बच्चों ध्यान से देखो,
यहाँ पे W की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो VQ अपॉन में कितना आ गया आपका T, ठीक है। और अगर करंट की वैल्यू निकाला, अगर करंट का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है वो क्या होता है आपका Q अपॉन T, तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी I मल्टीप्लाई बाई T। तो ये अगर चार्ज की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई I मल्टीप्लाई बाई T अपॉन T। T से T बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया V मल्टीप्लाई बाई I, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल में बहुत पूछा जाता है, ध्यान से देखो। तो पहला फॉर्मूला था, ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। अब इसी को और मॉडिफाई किया जा सकता है, कैसे, क्योंकि हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है आपका IR, तो यहां पे V की जगह कितना पुट कर देंगे IR, तो पावर इज इक्वल टू द V की जगह क्या पुट कर दा IR, और एक I और था, I और I क्या हो गया आपका I स्क्वायर R। तो ये एक अगला फॉर्मूला बन गया बच्चों, ध्यान से देखो, ये कौन सा बन गया आपका सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड। अब यहीं से अगर मैं यहाँ पे I भी तो है, अगर I की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या बन जाएगा V अपॉन R, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। पावर क्या है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, और करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों V अपॉन R, तो ये V मल्टीप्लाई बाय V क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, यानी कि पावर इज इक्वल टू द V स्क्वायर बाई R। दिस इज सो सिंपल। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला, सॉरी फोर्थ फॉर्मूला था, किसके केस में, पावर के केस में। देखो ध्यान से, पावर में अगर वर्क और टाइम का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर पावर में आपका वोल्टेज और करंट का कॉन्सेप्ट दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपके पावर में आपका करंट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर पावर में वोल्टेज और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। इट्स कंप्लीटली अप टू मी या फिर अप टू अस कि कैसे आप लोग कौन सा फॉर्मूला इसके ऊपर आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो पावर के तीन ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब यहां पे पावर का ही एक अगला मॉडिफाइड रूप है, आपको यूनिट्स कैलकुलेट करनी है। होम अप्लायंस में जो बिजली आती है उसको कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले को घुमाया हुआ है, पावर वाले फॉर्मूले को क्या घुमाया हुआ है, ध्यान से देखो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, और वर्क क्या होता है एनर्जी, तो होती है, हम क्या कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू द एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये कुछ बेसिक बातें थी, कुछ बेसिक फॉर्मूले थे बच्चों जो आपको इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में पढ़ने हैं। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। फटाफट से एक 2 मिनट का रिकैप लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं अपनी न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अब हम पहले प्रैक्टिस बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद आपकी प्रीवियस ईयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स भी इसी चैप्टर में करेंगे। पहले इजी करेंगे, फिर थोड़े हार्ड सेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। V का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, और I का फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन में T। ये एक बेसिक बात थी, ठीक है। अब यहां पे हम लोग आ गए रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस को दो तरीके से आप कंबाइन कर सकते हो, बेसिकली सीरीज और पैरेलल में। हेड टू टेल कॉम्बिनेशन सीरीज होएगा, हेड टू हेड और टेल टू टेल कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होएगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। एक इंपॉर्टेंट बात, और सीरीज में आपका पोटेंशियल अलग होता है लेकिन करंट सेम होता है, लेकिन आपका जो पैरेलल है उसमें करंट सेम होता है, पोटेंशियल सबका क्या होता है अलग होता है। कैसे कनेक्ट करना है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये मैंने बता दिया। रेजिस्टेंस से हटके एक और कॉन्सेप्ट है रेसिस्टिविटी, इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू द रो एल अपॉन ए। रो यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको आप लोग रेसिस्टिविटी बोलते हो, जिसके आगे जाके यूनिट ओम मीटर निकल के आएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बच्चों हमने देखा पावर। पावर का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। इसकी यूनिट क्या लेके चलते हैं, वोट लेके चलते हैं। आप सभी पढ़ते आए हो, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। पावर की यूनिट क्या होती है, वोट होती है, ठीक है। अच्छा, यहां पे ये वर्क डन है, ठीक है। अब यहाँ पे V का फॉर्मूला हम सबको पता है, V इज इक्वल टू द W अपॉन क्या, या से W की वैल्यू क्या आएगी VQ, इसमें पुट किया, ये क्या हो गया VQ अपॉन में T। Q की वैल्यू क्या होती है IT, यहाँ पे पुट किया तो V मल्टीप्लाई बाय I आ गया, ठीक है। V की वैल्यू एक बार पुट कर देंगे, I की वैल्यू एक बार पुट कर देंगे, और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है बच्चों हमें मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा, ठीक है। तो इससे बाहर न्यूमेरिकल आता नहीं है। अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें समझ ली ना, तो आई एम डैम श्योर आप कैपेबल हो न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए। अब चलो चलते हैं और समझते हैं एग्जैक्टली कि कैसे कैसे आप लोग इन सभी न्यूमेरिकल्स को बना सकते हो। जैसे ये प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स हैं, यहां से आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यस ये न्यूमेरिकल्स को किया जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा
सा और समझने की कोशिश करते हैं कि यार कैसे न्यूमेरिकल्स को बनाया जा सकता है। अब ध्यान से देखना आप सभी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, 2 बल्ब आपको दिए हैं। पहले बल्ब के केस में आपको ये वाट, वाट का मतलब क्या होता है? पावर। तो पावर कितनी दी हुई है आपको? 100 वोल्ट दी हुई है। तो आपको ये चीज जरूर जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको पोटेंशियल दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। ये कितना है? 220 वोल्ट, ये पोटेंशियल दिया हुआ, ये पहला बल्ब है। दूसरा बल्ब क्या है आपका? दूसरे में पावर कितनी दी हुई है? 60 वाट दी हुई है। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, यहाँ पे 60 वाट है और यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 220 वोल्टेज। बताओ वोल्ट दोनों के केस में बच्चों क्या है? सेम है। पावर का कॉन्सेप्ट है, आपको क्या निकालना? विच वन ग्रेटर रेजिस्टेंस, किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा? मतलब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रेजिस्टेंस। तो टेक इट सीरियस, हमें निकालना है रेजिस्टेंस। यहां पे भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और यहां पे भी आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब पावर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के केस में क्या था? देखो बेसिक अगर ध्यान से देखोगे तो पहला फॉर्मूला था W/T, नहीं लगेगा। पावर का फॉर्मूला था V × I, ये भी नहीं लगेगा बच्चों। पावर का फॉर्मूला था V²/R और एक पावर का फॉर्मूला था I² × R। अब यही 4 फॉर्मूले आप सभी ने पढ़े। अब आपको देखना है दिया, आप निकालना क्या है और दिया क्या है। पावर दिया है, वोल्ट दिया है, R निकालना है। पावर, वोल्ट और R, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? दैट्स इट। तो हम ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे। अब देखो पावर इज इक्वल टू द V²/R होता है, R की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे तो R इज इक्वल टू द V² पावर। अब इस केस में अगर आप V की वैल्यू देखते हो तो 220 गुना में 220 अपॉन में कितना हो जाएगा? पावर। पावर कितना बच्चों? 100। अब यहां से इन दोनों की क्या हो जाएगी? 0 कैंसिल हो जाएगी। अब अगर मैं 22 को 22 से गुना करता हूं तो देखो ध्यान से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 484। कितना आ गया? 484। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो यहां से ये चीज तो क्लियर होगी। यहाँ पे कितनी रेजिस्टेंस है? 484। अब यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं वही फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द V² पावर। V सेम है, 220 गुना में 220 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों? पावर। पावर कितनी है? 60। इसको 0 से कैंसिल करेंगे, 2 से चला जाएगा 11, 2 से चला जाएगा 3, यानी कि 22 की 11 से गुना करो पहले। अगर 22 की 11 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 242 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 242 डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपका? 3। अब दिख रहा है ये छोटा है, ये ज्यादा है, तो यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी बच्चों। यहां पे रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। क्लियर? अगर समझ में आया तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहां पे जहां पे 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर दिया हुआ है, ध्यान से देखो लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ दी हुई है 1 किलोमीटर। अब ये बात आपको ध्यान में रखना है, 1 किलोमीटर लेंथ दिया है। अच्छा, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है? इसका रेडियस दिया हुआ है 1 mm। ध्यान से समझो क्या दिया हुआ है? 1 mm, ठीक है। और रेसिस्टिविटी भी आपको क्लियर दिया हुआ है। रेसिस्टिविटी कितना दिया हुआ है? 1.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। वैसे इसने यूनिट नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं ओम मीटर। रेजिस्टेंस निकालना है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, जो कॉपर वायर है वो कॉपर वायर कैसी दिखाई देती है? कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये कैसा शेप है बच्चों? अगर आप लोग देखोगे तो ये सिलेंडर है और सिलेंडर के एरिया की हमें जरूरत पड़ेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इसका एरिया। अब इसका एरिया क्या होता है आपका? πr² होता है कि नहीं होता है? ओके, आर का फॉर्मूला आप सभी ने क्या पढ़ा है? R इज इक्वल टू द ρl/a। ये आप सभी ने पढ़ा है। अब रो की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 1.7 इंटू में 10⁻⁸। ओके, लेंथ कितनी दी हुई है? अब यहां पे यूनिट थोड़ा सा ध्यान में रखना है बच्चों। आपको यूनिट का क्या करोगे? किलोमीटर को अगर मीटर में करेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। ओके, मीटर को मिलीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करना चाहे तो देखो 3 0 से डिवाइड होगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड होगा, मतलब पावर कितनी होगी? 3, 10⁻⁻3। ये आ गया। ये वैल्यूज को बस यहाँ पे पुट करना है। क्या करें अब यहाँ पे? ध्यान से देखो, एल की वैल्यू कितनी है? लेंथ की वैल्यू है 1000 डिवाइडेड बाय
ओके कितना आ गया 1000 डिवाइडेड बाय पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10⁻³ का क्या बन जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। अब 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। क्लियर। अब इसको अगर आप लोग सोल्व कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका आंसर, सिर्फ कैलकुलेशन रहता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली कैसे निकालना है, समझ में आया। अब चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, ध्यान से देखिए। हाउ मच वर्क इज डन, आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको वर्क निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, वर्क आपको फाइंड आउट करना है। चार्ज की वैल्यू कितनी दी है आपको 4 कूलम दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V की वैल्यू दी हुई है कितनी है 10 वोल्ट। अब इनके बीच में देखो एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू द W अपॉन में क्यू। आपको W निकालना है तो क्या हो जाएगा V मल्टीप्लाई बाय क्यू। V की वैल्यू कितनी है 10 और इसकी कितनी है 4, कितना हो गया 40। क्योंकि ये वर्क है इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जूल, तो कितना यूनिट हो जाएगा 40 जूल। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहां से न्यूमेरिकल बनाओगे। चलते हैं आगे, अगली न्यूमेरिकल को देखते हैं। एनर्जी, एनर्जी जब भी आपको दिखे आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यार हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे वर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, ईच कूलम, ईच कूलम का मतलब आपका 1 कूलम दिया हुआ, चार्ज कितना है आपका 1 कूलम दिया हुआ है। पासिंग थ्रू पोटेंशियल कितना है आपका दिया हुआ है 9 वोल्ट। अब सेम फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू द क्यू मल्टीप्लाई बाय आप क्या कह सकते हो बेसिकली V। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 9, कितना हो गया 9 जूल। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी आ जाएगी 9 जूल। वर्क मतलब एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखो। ये आपका वर्क दिया हुआ है, अब वर्क कितना दिया हुआ है आपको 100 जूल दिया हुआ है। ओके, अब डन टू मूव ए चार्ज, चार्ज कितना दिया हुआ है आपको चार्ज दिया हुआ है 5 कूलम। यहाँ पे देखो फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ ए बैटरी टू द अनदर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आपको V निकालना है बच्चों। V का फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, क्या होता है W अपॉन में Q। अब W कितना दिया हुआ है आपको 100 दिया हुआ है, अपॉन में Q कितना दिया हुआ है 5, तो कितने पे चला जाएगा 20 पे। V इज इक्वल टू द 20 वोल्ट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कैसे निकालना है, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ये आपकी जूल वर्क है, यानी कि वर्क की वैल्यू कितनी दी है 4 × 10⁻³ जूल। ओके, वर्क इज डन टू मूव ए पार्टिकल। यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, देखो चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम। From infinite to the point, what will be the potential? किसकी बात कर रहा है, पोटेंशियल की बात कर रहा है। अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा V इज इक्वल टू द W अपॉन Q। वर्क कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अपॉन में कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है, अब ध्यान से देखो, इंटरचेंज कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 4 × 6 ये प्लस ऊपर हो जाएगा और माइनस वाला नीचे आ जाएगा। 16 × 10⁻³ ये घट जाएगा, कितना बचेगा 3। 4 × 16 1/4 आ गया, 1/4 में तो 0.25 और मल्टीप्लाई बाय पावर कितनी बची थी यहाँ पे देखो 10⁻³ तो ये क्या हो गया बच्चों, क्या निकाला आपने वोल्ट, तो ये क्या होगी आपकी वोल्टेज निकल के आ गई है, यहाँ पे पोटेंशियल निकल के आ गया। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक करो सेशन को, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस, दो चीजें निकालनी है। पहला क्या निकालना है आपको बच्चों, करंट, और फिर क्या निकालना रेजिस्टेंस। अब देखो ध्यान से, करंट का मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है I, फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस। निकाला क्या, दिया क्या हुआ है पावर, पावर कितनी दी हुई है आपकी 100 वाट दी हुई है। अच्छा, वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको, वोल्टेज दिया हुआ है 200। ओके, कितना दिया हुआ है 200। अब आगे क्या कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब यहाँ पे देखो पावर में वोल्टेज में पहले IR वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि फॉर पावर का फॉर्मूला क्या होता है V मल्टीप्लाई बाय I। अब यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। अब पावर की वैल्यू तो बच्चों 100 है, अपॉन में कितना आ जाएगा 200, 20 से 20 कैंसिल, 1/2 मतलब 0.5, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई है 0.5 एम्पियर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये क्या आ गई आपकी करंट की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर। अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखो। अब इसी का यूज करके हम रेजिस्टेंस V = IR वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। V = IR, वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको 200, I = द करंट की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.5 का मतलब 1/2 = द R, 200 दूनी 400, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों 400 ओम आ जाएगा। क्लियर, आई होप कि कर सकते हो फटाफट से। सेम पैटर्न है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट शुरू वाले समझ गए ना तो आप लोग न्यूमेरिकल बना सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल तरफ। ध्यान से देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है। कैलकुलेट द पावर
रेटिंग ऑफ द हीटर कॉइल, यूज्ड वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, पावर निकालना। देखो V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 220 दिया हुआ है, उसके बाद आपका करंट कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालना पावर, क्या फॉर्मूला होता है, V मल्टीप्लाई बाय I। अब क्या कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, 220 गुना में कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब देखो 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 1100 पावर है, वोट आ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा पावर, ये 1100 वोट का डिवाइस है, ठीक है, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन ए मूविंग चार्ज 5 कूलम। चार्ज कितना दिया हुआ है, 5 कूलम। तो ले लो चार्ज इज इक्वल टू द 5 कूलम, ओके, एंड फ्रॉम ए पॉइंट पोटेंशियल टू द 210 वोल्ट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 210, ओके। अब यहां पे क्या हुआ है, एक ये V1 है, ये कितना है आपका V2, कितना है 240। दोनों को घटा दो, VD आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। 240 में से 210 गया तो 30 वोल्ट आ जाएगा। वोल्टेज दे रखा है और चार्ज दे रखा है, पूछा क्या हुआ है, वर्क पूछा हुआ है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन में Q। इसका मतलब आप W इज इक्वल टू द V मल्टीप्लाई बाय Q हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 30, गुना में चार्ज की वैल्यू कितनी है 5, 5 या 15, 150, क्योंकि वर्क है तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, जूल। तो ऐसे निकाल सकते हो, सिंपल। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास। देखो एक टाइम भी दिया हुआ है 1 मिनट और करंट भी दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, चार्ज निकालना है, ठीक है। क्या निकालना आपको बच्चों, चार्ज, ये आप लोग निकालोगे। ये है आपका HW होमवर्क। आपको इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, यस, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है एग्जैक्टली क्या बनेगा। अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखो। कैलकुलेट द करंट सप्लाइड बाय ए सेल इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सेल 4 सेकंड 12 कूलम। चार्ज कितना है, 12 कूलम है। टाइम कितना दिया हुआ है, 4 सेकंड दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, आपको करंट निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 12/4, कितना हो गया आपका 3 एम्पियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इट्स सो सिंपल, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। आगे ये क्या दिया हुआ, ये सेम है, अपना ओम्स लॉ पे बेस्ड है। आप लोगों को इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम है, ये भी अभी हमने किया है, ठीक है। अच्छा ये भी सेम है, आप लोग कर सकते हो, ध्यान से देखो, इसको भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। आगे चले, अब ये वाला एक मैं करा देता हूं। 4 रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 ओम दे रखी है। इस डबल ऑन इट, इसमें क्या किया गया है, डबल किया गया है, ठीक है। एंड कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, 4 थी। लेंथ मान लो शुरू में कितनी थी, L, और कितनी कर दी, 2L। तो रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब यहां पे अगर मैंने लेंथ को 2 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस को भी क्या करना पड़ेगा, 2 गुना। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 4, 4 दूनी कितनी हो जाएगी, 8। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 8 ओम। तो रेजिस्टेंस विल बी 8 ओम। आई होप कि क्लियर है, और आप लोग कर भी सकते हो इसको, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से अब चलते हैं आगे और फर्स्ट से चलते हैं बच्चे। क्लास अब शुरू करते हैं अपने सेकंड पार्ट को। इसी बेसिकली मैंने इसी के साथ अटैच किया दोनों वीडियो को। सेकंड पार्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। प्रैक्टिस आपकी होगी एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस को बनाना है। अब क्या करेंगे, अब हम PYQs को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आते हैं और कैसे उनका आंसर निकलता है। अब जैसे मैं पहले न्यूमेरिकल की बात करूं तो ध्यान से देखो, ये आपका वोल्ट मीटर आपको दिख रहा है। आई होप कि आप लोगों ने आपके लैब में देखा होगा। ये वोल्ट मीटर है, वोल्टेज को रीड करने के लिए काम आता है। CBSE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां से पहली जो चीज है वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसका लिस्ट काउंट कितना है वोल्ट मीटर का। यस, तो पहला क्वेश्चन कहां से रिलेटेड है, पहला क्वेश्चन है आपका लिस्ट काउंट से रिलेटेड। तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, ये एक बड़ा मुद्दा है। लिस्ट काउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपकी फाइनल रीडिंग कितनी है। आपकी फाइनल रीडिंग है 3। ओके, मैंने क्या लिया, आपका 3 ले लिया। इसमें कितने डिवीजन आपके बन रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसमें कितने डिवीजन बन रहे बच्चों आपके 20। तो इसको इससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी लिस्ट काउंट आ जाएगी। यस, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी लिस्ट काउंट है। समझ में आया कैसे करना है। सेकंड है आपका रीडिंग क्या दिखा रहा है, ये सुई जहां पे है पे क्या रीडिंग दिखा रही है। देखो 1.5 तो कंप्लीट है, उसके बाद ये दूसरे डेसिमल पे है आपका, दिख रहा होगा आई होप कि आपको ये कौन से डेसिमल पे है, दूसरे डेसिमल पे है। ठीक है, अब 2 डेसिमल को वैल्यू और निकाल लो और उसमें ऐड कर दो। 1.5 में 2 डेसिमल की अगर वैल्यू निकालेंगे, एक का लिस्ट काउंट कितना है 0.5, तो कितना हो जाएगा 0.3। दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1.8। तो रीडिंग कितनी है बच्चों, ये है आपकी 1.8। तो ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड था। अब आगे देखो, इफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द रजिस्टर, 20 ओम का रेजिस्टेंस आपने लगा दिया, तो यहां पे देखो आर की वैल्यू कितनी है आपकी 20 ओम, वोल्टेज कितना शो कर रहा है आपका 1.8। तो ये पूछ रहा है करंट कितना आएगा, तो करंट का क्या फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR। तो यहां से करंट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा V अपॉन R। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 1.8 अपॉन में कितना आ जाएगा 20। तो ये क्या बन जाएगा आपका आंसर। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। काफी रिपीटेड सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से समझ लो। अब ये है आपका पार्ट नंबर 2, ध्यान से समझो। यहां पे क्या कहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेसिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से, एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू वियर द रेजिस्टेंस, टू वियर द रेजिस्टेंस, मतलब एक ऐसा ही एबिलिटी किसी भी कंडक्टर की जिससे वो रेजिस्टेंस को वियर कर सके, उसको क्या बोलते हो बच्चों, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब यहां पे ये आपका 5 एम्पियर का करंट यहां से पास किया गया है इस सर्किट में से। यहां पे क्या कह रहा है, आपकी जो एमीटर है डिक्रीजेस द हाफ एंड द लेंथ ऑफ इज डबल। ये क्या कह रहा है, दोनों में से आपका क्या है सेम रीडिंग पास किया, मतलब सेम करंट पास किया है। ठीक है, तो पहले बताओ मेरे को फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। दोनों में वोल्टेज सेम है, दोनों में वोल्टेज क्या है सेम, क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज होती है सेम। तो V क्या है आपका सेम, तो V चेंज नहीं हो रहा, चाहे इसके अंदर जा रहा हो चाहे इसके अंदर जा रहा हो। अब ध्यान से देखो IR, अब इसने क्या किया, इसने किया है एमीटर में क्या किया है, आपको हाफ कर दिया है, एक रीडिंग को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। ठीक है, फिर ये लेंथ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लेंथ की। वैसे R का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू द रो L अपॉन ए। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे देखो इसको इंक्रीज करेंगे तो इसको डिक्रीज, मान लो एक रीडिंग को मैंने हाफ किया तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो देखो हाफ किया तो कितने से मल्टीप्लाई किया, डबल कर दिया। क्लियर, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसका पार्ट नंबर 2 समझो बच्चों। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि क्या कहता है, गिवन सर्किट है जिसमें A और B दो आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, सेम मटेरियल है, A इज लॉन्गर देन द B, A क्या है B से बड़ा है। अब आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो रेजिस्टेंस ऑफ A ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ऑफ B से, क्योंकि A आपका B से बड़ा है। A की जो लेंथ है वो बड़ी है किससे, B से। तो ये क्या पूछ रहा है, विच एमीटर A1 है टू इंडिकेट द हायर रीडिंग ऑफ करंट। अब जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट कम होगा, तो यहां पे कम है और यहां पे ज्यादा है। तो आपका जो B है ना, B वाला कहां पे है, A2, तो A2 आपका ज्यादा रीडिंग शो करेगा। ठीक है, आई बात समझ में कैसे करना है। अब चलते हैं आगे, जैसे शो हाउ मच यू जॉइन द 3 रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। अब यहां पे समझो 3 रेजिस्टेंस आपके पास, 1 2 और आपका कितना है 3, और तीनों की रीडिंग कितनी है 9 9 एंड 9। अब ध्यान से देखो, अगर 9 ओम की रीडिंग है, अगर तीनों को सीरीज में लगा दे तो सीरीज में रिजल्ट क्या आएगा, 9 + 9 + 9 27 तो निकालना ही नहीं है, मतलब आंसर नहीं आएगा। अगर तीनों को पैरेलल लगा दे तो पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/9 1/9 और 1/9। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3/9, टोटल कितना आ जाएगा 1/3, उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 3 भी हमें चेक नहीं करना, मतलब तीनों रेजिस्टेंस को डायरेक्ट हम किस में नहीं लगा सकते, ना सीरीज में लगा सकते ना पैरेलल में। करना क्या है, 2 रेजिस्टेंस को एक बार पैरेलल में लगा लो, ठीक है, और एक को लगा दो सीरीज में। सेकंड केस क्या बनेगा, 2 को लगा दो सीरीज में और इसके साथ 1 को लगा दो पैरेलल में, ऐसे कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज में लगाओगे 9 + 9 18, 1/18। ठीक है, सॉरी 9 एंड 9 पैरेलल में है तो 1/9 प्लस में 1/9 कितना हो जाएगा आपका
2/9 यानी कि कितना हो गया आपका 9/2, कितना हो गया आपका 4.5, तो ये 4.5 हो गया। और ये कितना है आपका, ये आपका 9 है ही, 9 + 4.5 कितना हो जाएगा 13.5। ऐसे आप सीरीज में लगा सकते हो, यानी कि ये वाला क्या है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, एक सीरीज में, यहाँ पे दो सीरीज में और एक पैरेलल में, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? तो ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको 18 में पूछा गया था, कैसे निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के बीच में R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वाली 1 है, ये वाली क्या है आपकी 2 है। ये हम डेरिवेशन हम पढ़ चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L/A। इसको हटा दो यहां से तो क्या बन जाएगा, ρL/A। तो ये इसके बीच में बच्चों क्या होता है, रेजिस्टर। ये फॉर्मूला होता है, इसमें जो भी अप डाउन करता है वो कर दो। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट बतानी है रेसिस्टिविटी की, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर। ध्यान रखना क्या होती है आपकी ऐसा यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या निकल के आती है बच्चों, ओम मीटर निकल के आती है। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ ए लेंथ 5 मीटर, रेजिस्टेंस इतनी है, लेंथ कितनी दी हुई है 5 मीटर दी हुई है। अच्छा, रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है 100 ओम दी हुई है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है आपका 3 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी। आई होप कि कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखनी है आपको और आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ध्यान से समझो, I इज इक्वल टू द I² R × में T। ये जूल्स लॉ है करंट के, यानी कि यहां से आप कह सकते हो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, ये रेजिस्टेंस के होता है और ये टी के होता है। क्लियर? सॉरी, ये किसके होता है, टी के। एच किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी के। तो तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली क्या सीन है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। ठीक है, वैल्यूज को पुट करो, यू गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो बच्चों ध्यान से कैसे करना है। यहाँ पे एक बल्ब दिया है जिसकी पावर 40 वोल्ट है। पावर कितनी दी हुई है 40 वोल्ट। ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 40 वोल्ट लिख दिया। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220। आगे क्या दिया, फाइंड द करंट। यहां से क्या निकालना आपको, करंट निकालना। अब देखो करंट का फॉर्मूला पावर की टर्म में आपको पता है V × I होता है, तो करंट क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू द पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितनी है 40 अपॉन वोल्टेज कितना है 220, क्योंकि ये करंट है इसके आगे क्या लग जाएगा एम्पियर, यहां से निकल जाएगा। ओके, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड 220 सप्लाई, आई विल फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। अब क्या निकालना आपको, रेजिस्टेंस। क्या निकालना है अब आपको, रेजिस्टेंस। अब आपके पास V भी है और I भी है, तो R ऑटोमेटिकली कहां से निकलेगा, ओम्स लॉ से। क्लियर? तो निकाल सकते हो, आई होप कि कर सकते हो इसको। अब आगे चले तो ध्यान से देखो, यहां पे मेरे हिसाब से इसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहाँ पे एक रीडिंग मिस होना चाहिए, यहाँ पे 30 वोल्ट टोटल चाहिए। ठीक है, तो बैटरी कितने वोल्ट की है 30 वोल्ट की। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा ये गया है बच्चों 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R3। ठीक है, 5 ओम 10 ओम और 15 ओम। ठीक है, इनको कनेक्ट किया है, पहले किसमें किया है R1 R कनेक्टेड इन पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी एमीटर वोल्टमीटर की। ठीक है, अब आगे क्या किया, ड्रॉ द सूटेबल सर्किट डायग्राम दैट ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इनको क्या करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें 3 आपको रेजिस्टेंस लेने हैं R1 R2 और R3, और किस कॉम्बिनेशन में निकालना है, पैरेलल में। तो क्या जाएगा इनके लिए एक्सप्रेशन, RP के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में कितना हो जाएगा 1/R3। आई होप कि कर सकते हो ना, बिल्कुल आसान है, ये करवाया भी हुआ है। अब देखो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, गिवन सर्किट फाइंड द करंट। आपको क्या करना है, करंट निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। अच्छा, इसने किसके अकॉर्डिंग करंट पूछा है, इसने पूछा है 15 के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में आपका करंट सेम रहता है, सभी में क्या रहता है, सेम। तो सभी का रेजिस्टेंस पहले इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, यानी कि 15 और 5 20 और 10 30। रेजिस्टेंस कितना है आपका 30, तो R की वैल्यू कितनी है 30 ओम। वोल्टेज कितनी है आपको 30 वोल्ट। ठीक है, आपको करंट निकालना है, क्या करना है, करंट निकाला। यहाँ पे पुट करो, V की वैल्यू कितनी है 30 बराबर है 30 गुना में I, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 1, तो करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर। बच्चों ये बिल्कुल आसान सा था, ये आपका पार्ट सेकंड था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं यहाँ से, उम्मीद करता हूं आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जहां पे CBSE 19 या 20
19 में आया हुआ क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल सर्किट डायग्राम प्रूव दैट रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस जॉइनिंग पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सिंपल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रूफ करना है आपको। क्या पूछना है यहाँ पे? पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रूफ करना है। रिजल्ट जो अभी मैंने अभी आपको बताया था 1/Rp इज इक्वल टू द 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना भी आप लोग ले सकते हो उतने से प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पे दिया नहीं गया कितने से लेना है। आगे आपको सेकंड पार्ट में क्या पूछा? इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रेजिस्टेंस है, 12 ओम ईच है, ठीक है, जो इन द पैरेलल, दोनों को किस में जोड़ा है? पैरेलल में। तो वह ऐसे कर देंगे 1/12 1/12, 2/12 कितना हो गया? 1/6, यानी कि 6 उल्टा करते हैं। 1/Rp इज इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, Rp की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ओम। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? 6 ओम आ गया। अच्छा, वोल्टेज कितनी है? 6 है। करंट पूछ रहा है V इक्वल्स टू IR, तो I कितना हो जाएगा आपका? V/R, यानी कि 6/6 कितना आ जाएगा आपका? 1। तो करंट कितना आ जाएगा बच्चों? 1 एम्पियर आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आई होप कि इसको आप लोग खुद बना सकते हैं। 19 में आया हुआ है, सेम ओम्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। अब ये देखो, ये भी सेम आपका पावर वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पावर क्या होता है? द रेट ऑफ वर्क डन, उसको क्या बोलते हैं? पावर। पावर के चारों डेरिवेशन में करा चुका हूं। यहाँ पे वोल्टेज के बीच में और रेजिस्टेंस के बीच में पावर इज इक्वल टू द V²/R। ये मैंने अभी सेशन शुरू करते ही आपको करके समझाया था कि एग्जैक्टली कैसे आता है। ये उसी ने पूछा हुआ है कि इसको क्या करके दिखाओ बच्चों? प्रूफ करके दिखाओ। अब आगे चलो तो देखो, 2 लैंप है, ये आपकी दोनों चीजें, पावर और वोल्टेज दे रखा है। यहाँ पे भी क्या दे रखा है? पावर और वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। कनेक्टेड इन पैरेलल, इलेक्ट्रिकल मेन ऑफ द 220 में लगाया गया है। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बल्ब, करंट निकालना है, क्योंकि करंट है, क्योंकि पैरेलल में लगाया, करंट अलग होता है, वोल्टेज क्या होती है? सेम। तो इस पे भी आप सिंपल कॉन्सेप्ट लगा के इसको क्या कर सकते हो? सोल्व। और इसका आंसर डालना है वही आपका किसमें? आपको कमेंट बॉक्स में। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? हाउ विल यू इन्फर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट कंटेनिंग 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 इन द सीरीज कनेक्टेड टू ए बैटरी। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है सीरीज की, ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्टडी ऑफ ए गिवन, यहाँ पे देखो करंट कितना है? करंट इन 12 ओम, यहाँ पे करंट निकालना है, 12 ओम के रेजिस्टेंस में करंट निकालना है। देखो करंट सीरीज में सेम होता है, पैरेलल में सेम नहीं होता, लेकिन पहले इनको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगा के एक रेजिस्टेंस बनाओ, उन दोनों को किस में कर दो? सीरीज में। और उसके बाद आप सिंपल अपना ओम्स लॉ लगा के यहाँ से रीडिंग क्या कर सकते हो? ले सकते हो, ठीक है, सिंपल। चलो चले आगे। अब आगे देखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे कैसे करोगे? इस डायग्राम को ध्यान से देखो, जो भी पूछे व्हाटएवर, लेकिन हिंट देख लो, ये दोनों किस में है? पैरेलल में। इनसे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब ये 3 रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे आप लोग? सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दोगे। क्लियर? तो फटाफट से इसको कर लो, फटाफट से, बिल्कुल आसान है, ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? डिफाइन द टर्म पावर। पावर क्या होता है आप लोगों को पता है? द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? आप सभी ने पढ़ा हुआ, क्या होती है? पावर की यूनिट आपकी वोट होती है, ठीक है। ए बल्ब इज 5 वोल्ट दे रखा है, करंट दे रखा है, पावर कैलकुलेट करना, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, दोनों कर सकते हो। 150 कितनी पता नहीं मेरे को, कितनी न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में दी हुई है और कितनी हम अभी बोर्ड पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, सेम पावर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग सा है, ये भी सेम किसके ऊपर बेस्ड है? पावर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो कुछ ऐसे जिन क्वेश्चंस का मैंने नहीं कराया, अगर उनमें से कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताएं मेरे को, मैं करवाऊंगा। लेकिन अगर आपको आता है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, जो मैंने छोड़े हैं, मैंने नहीं करवाए 4-5 क्वेश्चन, उनको आप लोग खुद बनाए और खुद बना करके उनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को कि एग्जैक्टली कितना क्या कुछ होता है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों आपके अगले चैप्टर की तरफ, जो है आपका क्या? That is called light reflection and refraction. Light refraction और refraction से देखो 3-4 न्यूमेरिकल्स आती हैं जो आपको करनी है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f is equal to the 1/v plus 1/u। यहीं पे कभी कभी लेंथ से भी पूछ लेता है, 1/f is equal to the 1/v minus 1/u। ये दो चीजें आपको पढ़नी है, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। vf क्या होता है आपका बच्चों? f होता है आपका फोकल लेंथ, सभी ने पढ़ा होगा, फोकल लेंथ।
अच्छा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और v क्या होती है आपकी इमेज डिस्टेंस, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, v क्या होता है आपका इमेज डिस्टेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर इज इक्वल टू द 1/f, f किस में होना चाहिए, m में, यूनिट क्या होती है इसकी, डायोप्टर, क्या होती है इसकी यूनिट, डायोप्टर, ठीक है। अच्छा, स्नेल्स लॉ क्या कहता है आपका, साइन ऑफ i अपॉन में साइन ऑफ r इज इक्वल टू ए कांस्टेंट जिसको बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, क्या बोलते हैं आप लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे आप लोग कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला होता है C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बस इनसे बाहर कुछ नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की 6 इमेज आपको आनी चाहिए। अगर वो आ गई तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, नहीं तो आपको डिफिकल्टी होगी। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट सा बात है, कुछ इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कैसे करना, ध्यान से देखो। पहले तो वन डाइपोल को, डायोप्टर को एक्सप्लेन करना है। जहां पे फोकल लेंथ 1 मीटर होगी ना, तो वहां पे क्या बन जाएगा, पावर, क्योंकि 1/f है, f की वैल्यू 1 होगी, 1/1 कितना हो गया, 1, तो डायोप्टर कितना जाएगा आपका 1। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब यहां पे क्या किया, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट आई की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45 डिग्री दी हुई है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम 1 and 2 20 डिग्री एंड 30 डिग्री। और 1 मीडियम में कितना है आपका 20 डिग्री और 2 मीडियम में कितना है आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा। ऑप्टिकली डेंसर के लिए आपको निकालना पड़ेगा म्यू, और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन आई अपॉन में साइन आर। तो पहले मैं R1 के ऊपर लगा देता हूं म्यू, और फिर मैं किसके ऊपर लगा देता हूं, साइन आई अपॉन में साइन R2 के ऊपर लगा देता हूं। क्लियर। अब साइन आई की वैल्यू तो आपको पता है 45, साइन 45 की वैल्यू तो 1/√2 अपॉन में साइन 20 डिग्री, और ये क्या आपका 1/√2 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अब 20 डिग्री की आपके पास वैल्यू नहीं है, लेकिन एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है, हम 0 से मूव करते हैं 90 डिग्री की तरफ, तो हमारी वैल्यू 0 से चलती है और कहां पे जाती है, 1 की तरफ, मतलब इंक्रीज होती है। एंगल के साथ क्या होती है, वैल्यू साइन की इंक्रीज होती है। तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी, और अगर नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू कैसी आएगी, छोटी आएगी, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो मतलब जो आपका पहला है जहां पे 20 डिग्री हो रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज्यादा। क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। क्लियर। आई होप कि समझ में आ गया होगा कैसे करना, स्नेल्स लॉ की एप्लीकेशन। चलो आगे चलते हैं, क्या कहता है आगे क्वेश्चन कहता है आपको कि ड्रॉ ए लेबल रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रे लाइट इंसिडेंट ओब्लिकली और वन फेस्ड ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन दिखाना है। कर दोगे, हमने इंपॉर्टेंट डायग्राम के केस में किया था। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए ग्लास स्लैब गिवन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास में दे रखी है, मीडियम में दे रखी है। स्पीड इन मीडियम हम ले लेते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये दे रखा है, ठीक है। उसमें एयर में भी दे रखी है, ठीक है। एक किस में दे रखी है, एयर में भी दे रखी है। एयर में कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो क्या फॉर्मूला होता है आपका, म्यू इज इक्वल टू द CM/CA। तो यहां पे आप लोग क्या करोगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे और यू गेट इजीली फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा निकाल सकते हो, सिंपल फॉर्मूला है। अब चलते हैं आगे। लेंस प्रोड्यूस द मैग्निफिकेशन नेगेटिव। अब मैग्निफिकेशन के बारे में आपको 2-3 चीजें जान लेनी है। अगर आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है, अगर आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। यस, कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और आपका नेगेटिव का मतलब क्या है, आपकी रियल इमेज बनेगी। ध्यान से समझ लो बच्चों, क्या बनेगी, रियल इमेज। वैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक फॉर्मूला होता है आपका -V/u। दोनों को ध्यान में रखना है। और ये एक ऐसी यूनिट है, सो एक ऐसी क्वांटिटी है जो होती है बच्चों यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहीं पे कह रहा है -0.5 है, मतलब रियल इमेज बनेगी, क्योंकि ये लेंस की बात कर रहा है। लेंस जो आपका रियल बनाता है वो बनाता है आपका कॉन्वेक्स, ये भी आपको याद रखना है। कॉन्वेक्स लेंस है वो अच्छे 6 टाइप की इमेज बनाता है, ये ओनली वर्चुअल बनाता है। ये क्या बनाता है, वर्चुअल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डाइवर्जिंग लेंस, ये क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, कन्वर्जिंग। तो कैसा हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्जिंग हो जाएगा। रे डायग्राम आपको बनाना है, बाकी इमेज वगैरह
की कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको क्या कह रहा है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल, प्लस है, प्लस है मतलब कैसी बनेगी, अभी अभी बताया था कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, एनालाइजेस द वैल्यू एंड टाइप ऑफ मिरर, मिरर कौन सा है, वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इमेज बन रही है, आपको पता है आप बना सकते हो वर्चुअल इमेज, कॉनकेव के केस में चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, पोजीशन, पोजीशन का मतलब मिरर फॉर्मूला लगा के, या फिर ये मैग्निफिकेशन कितनी है आपकी +3 दी हुई है। ठीक है, और यहां पे आप इसका यूज करके 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन है, आप इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आई होप की कर सकते हो। अब चलते हैं आगे, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, कैन प्रोड्यूस्ड ए मैग्निफाइड वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज, दोनों इमेजेस ये बनाता है इन दिस करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इफ यस वेयर सेल द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द ईच। अच्छा, ये आपको 6 केस में से एक है कि एग्जैक्टली इतनी मैग्निफिकेशन होगी तो कहां पे रखोगे। मैं फिर बता रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर से न्यूमेरिकल बच्चों उठ के आता है और डेफिनेटली आपको करना है। और यहां से जनरली लेंस या फिर मिरर से ही क्वेश्चन आएगा, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे यहां पे है पावर ऑफ लेंस के बारे में पूछा गया, बता सकते हो एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज द डाइवर्ज ऑफ द रे, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, पावर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसकी देखो फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर, एक की कितनी दी हुई है, -20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है पावर का, 1/f, यस 1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में। तो इसको चेंज करो सेंटीमीटर से, इसको चेंज करो सेंटीमीटर से, यहाँ पे वैल्यू रखो और आप लोगों को पावर मिल जाएगी आपके लेंस की। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखो, डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपकी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, यहाँ पे +24 दिया हुआ है, फोकल लेंथ निकाल सकते हो, इसका आधा होता है रेडियस का, 24/2 कितना हो जाएगा आपका, 12 सेंटीमीटर। क्लियर, कितना जाएगा आपका, 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या हुआ है, फाइंड द नेचर एंड द फोकल, फोकल लेंथ आप लोग निकाल सकते हो ना, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये सेम है, सेम क्वेश्चन है, कौन सा मिरर होगा, क्यों होगा, ये भी आपके उसी के ऊपर बेस्ड है। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, यहाँ पे बताना किस टाइप की इमेज है। 6 में से एक पूछा गया है, वही 6 वाला क्वेश्चन है, 6 के 6 टाइप है, उधर से आपके न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो प्रॉपर तरीके से आपको बनाना है। क्लियर, तो कुछ ये न्यूमेरिकल्स आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये सेम है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और प्लस में एक में स्पीड दिया हुआ है, तो कंपैरिजन करके आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे चले तो यहाँ पे भी सेम ही केस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बच्चों क्या है, न्यूमेरिकल है। समझ में आया होगा, आई होप क्लियर है। ये देखो ध्यान से, लास्ट न्यूमेरिकल, आप इसका आंसर मेरे को क्या बताओगे, कमेंट बॉक्स में। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कहीं ना कहीं आपको एक और दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का पता चल गया होगा, एग्जैक्टली कैसे करना है और क्यों करना है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।